कब देखते हैं कि ऑनसेट यूजुअली किस एज में होता है? जो प्री डायबिटिक वाले पेशेंट्स हैं दे आर कमिंग एट एन एज ऑफ 20 साल की उम्र में भी आ रहे हैं, 30 साल की उम्र के भी पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो प्री डायबिटिक हैं। हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ, हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होना, स्लीपलेस नाइट्स होना, कुछ भी चीज़ जो हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ाती है, दैट कैन लीड टू डायबिटीज। मैं एक सिंगल रीडिंग पे कभी भी पेशेंट को एक प्री डायबिटिक का टैग नहीं दूंगी। मैं आइडली या तो उस पेशेंट को बोलूँगी कि अपना HbA1c फास्टिंग और PP लैब से रिपीट करा कर आए, या फिर अपने घर में अगले 10 दिन का शुगर, 15 दिन का शुगर, फास्टिंग एंड PP चार्ट बना के, सो दैट मैं उसका ट्रेंड देख सकूँ। क्या एक प्री डायबिटिक पर्सन डायबिटीज को रोक सकता है परमानेंटली? डेफिनेटली बिल्कुल रोक सकता है। आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा और मैं हूं मनीष कुमार। क्या आपको रिसेंटली किसी डॉक्टर ने बताया है कि आप प्री डायबिटिक हैं और आपके दिमाग में तमाम क्वेश्चंस हैं कि कैसे इसे रोकें, इसके प्रोग्रेशन को रोकें और अपने आप को डायबिटिक पर्सन होने से बचाएं? तो इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर नेहा हैं। थैंक्स अ लॉट नेहा जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो कभी अगर एक डॉक्टर कहता है कि आप एक प्री डायबिटिक पर्सन है, सडनली डायग्नोस हुआ कि आपका शुगर लेवल्स लिटिल बिट ऑन द बॉर्डर साइड है, तो एग्जैक्टली इस समय बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं? कैसे डिफाइन करेंगे एक प्री डायबिटिक पर्सन को? हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो एक वर्कर की तरह एक्ट करता है, और हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उसमें शुगर होता है। तो बेसिकली जब हमारी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आप प्री डायबिटिक रेंज को ऐसे समझिए कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो इंसुलिन है वो तो है हमारी बॉडी में, बट वो जो सेल हैं वो डोर नहीं ओपन कर रहे हैं उन इंसुलिन को एक्ट करने के लिए, और हमारी बॉडी में इस शुगर्स के लेवल बढ़ जाते हैं। तो जब वो एक पर्टिकुलर रेंज में, जब हम 5.9 जो मैं बोल रही हूँ HbA1c, अगर उससे ऊपर हमारा HbA1c है एंड इट इज़ बिलो 6.5, देन उस रेंज ऑफ पेशेंट्स को हम प्री डायबिटिक में बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन इज बीन सिक्रीटेड, पेनक्रियाज एक ऑर्गन होता है उससे सिक्रीट होता है, बट पेनक्रियास से जब इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है और हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स फिर भी नॉर्मलाइज नहीं हो रहे हैं, वो उस लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं ताकि वो नॉन डायबिटिक रेंज में आए, तो ऐसे पेशेंट्स को हम प्री डायबिटिक कहते हैं। कब देखते हैं कि ऑनसेट यूजुअली किस एज में होता है? कई 30s में है, 40s में है, किस एज में लगभग आप देखते हैं कि किसी को फर्स्ट टाइम डायग्नोस होता है कि आप एक प्री डायबिटिक पर्सन? सी यूजुअली हम प्री डायबिटिक पेशेंट्स देखते हैं एट द एज ऑफ 40 एंड 40+, बट आजकल लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स से मैं देख रही हूँ अपने पेशेंट्स को कि जो प्री डायबिटिक वाले पेशेंट्स हैं दे आर कमिंग एट एन एज ऑफ 20 साल की उम्र में भी आ रहे हैं, 30 साल की उम्र के भी पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो प्री डायबिटिक हैं। सो ये सारे रीजंस हैं, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स, हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ, हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होना, स्लीपलेस नाइट्स होना, तो ये सारे फैक्टर्स, और हमारा जंक फूड व्हाट वी आर ईटिंग, जो हमारे आजकल की जनरेशन है वो ज़्यादातर बाहर का खाना पसंद करती है, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे और इंक्रीज़ करते हैं इस क्लास ऑफ पेशेंट्स को बढ़ाने में। एंड अभी रिसेंटली आई एम सीइंग बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास अर्ली 30s में आ रहे हैं एंड दे आर प्री डायबिटिक। सो अब तो सिनेरियो चेंज हो गया है, 40s की जगह 30s हो गए एंड फ्यू 20s में भी पेशेंट्स हैं जो आते हैं। तो बहुत यूनिक आपने बात कही कि यूजुअली समाज में जो कहा जाता है, आम आदमी अगर समझे कि ज़्यादा शुगर खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, या अगर आपके माता पिता में डायबिटीज़ की बीमारी है तो अब आप बहुत प्रोन है इस डिजीज़ के। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर स्क्रीन टाइम भी अगर बढ़ता है, अगर आपकी नींद ठीक से नहीं होती है, तो ऐसे दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं जो ट्रिगर कर रही हैं प्री डायबिटिक या डायबिटीज़। हाँ, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में। बेसिकली जब भी कोई स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ने का रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आप अपना वर्क स्ट्रेस ले रहे हैं, स्लीप पूरी नहीं ले रहे हैं, लोग बहुत लंबे लंबे समय तक स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, वो आदत में आ जाता है, उनको लगता है हम ओके, पर ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी स्ट्रेस में जा रही है वो स्लीप पूरी ना होने की वजह से। तो
कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ाता है, चाहे वो एक्सेसिव फूड हो, जब हम जंक फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जाती है, क्योंकि हमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड मोर कैलोरीज, मोर एनर्जी। तो वो हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है उनको डाइजेस्ट करने में। वो भी एक काइंड का एक स्ट्रेस फैक्टर रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स लेते हैं। तो एनीथिंग, कुछ भी चीज जो हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ाती है, दैट कैन लीड टू डायबिटीज। तो हमें अगर ये समझना है कि एग्जैक्टली अभी आप किस स्टेज में हैं, क्या आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, या डायबिटीज का कोई खतरा आपको आसपास नहीं है, तो इसके लिए डायग्नोस्टिक में आपको बहुत सारे सर्विसेज हैं। फास्टिंग शुगर होता है, एक खाने के बाद शुगर की टेस्टिंग होती है, और एक HbA1c है। तो अलग अलग इन 3 पैमानों पे कैसे नापें कि प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, कौन सा सबसे सटीक तरीका है जानने के लिए कि आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं? देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर जो लेवल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपने लास्ट नाइट में क्या खाया, हाउ योर स्लीप इज, आपकी नींद कैसी है, आप कितना सोए हैं, लेट खाना खाया है, लास्ट रात आपकी कैसे गई है, वो आपका अगले दिन का शुगर रिफ्लेक्ट करता है। वो वेरी करता है, दैट इज वो सिर्फ एक दिन का रिफ्लेक्शन है मेजरली। एंड पीपी ब्लड शुगर जो होता है, पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपने खाना जो खाया है वो खाना आपका डाइजेस्ट होने के बाद जो आपका शुगर लेवल्स है 2 घंटे के बाद, वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। वो वेरी करता है कि आपने खाने में कितने कैलोरी इनटेक करा है। नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल में पीपी ब्लड शुगर 140 से ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। पीपी कहे तो फास्टिंग शुगर? नहीं, पीपी बोलते हैं पोस्टप्रैंडियल, खाने के बाद वाला शुगर। एंड HbA1c एक पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है कि पिछले 3 महीने में आपका शुगर लेवल्स कैसा था, उसका एवरेज क्या है। तीनों की अपने अपने सिग्निफिकेंस है। आइडली एज अ डॉक्टर मैं तीनों ही पेशेंट्स को प्रेफर करूंगी। अगर आप बोलेंगे इन तीनों में से कोई एक चूज करना है तो मैं चूज करूंगी HbA1c। तो सडनली अगर आपको एक पेशेंट आता है, कहता है कि आज मेरा शुगर फास्टिंग में 124, 126 या 130 के आसपास पहुंचा है, तब आप उससे क्या कहेंगे? प्री डायबिटिक है, कैसे जज करेंगे? मैं एक सिंगल रीडिंग पे कभी भी पेशेंट को एक प्री डायबिटिक का टैग नहीं दूंगी। मैं आइडली या तो उस पेशेंट को बोलूंगी कि अपना HbA1c फास्टिंग और पीपी लैब से रिपीट करा कर आए, या फिर अपने घर में अगले 10 दिन का शुगर, 15 दिन का शुगर, फास्टिंग एंड पीपी चार्ट बना के, सो दैट मैं उसका ट्रेंड देख सकूं कि मरीज का लगातार शुगर बढ़ रहा है या आउट ऑफ स्ट्रेस एक रीडिंग बढ़ी हुई आ गई है। तो मेरा ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करता है कि शुगर परसिस्टेंटली हाई है या एक्यूटली हाई हुई है। कभी ऐसा देखते हैं कि यूजुअली अगर HbA1c भी टेस्ट कराया जाए तो रिसेंटली कोई हिस्ट्री नहीं है, बट सडनली कोई स्पाइक 1 दिन 2 दिन के लिए दिखता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी ने स्ट्रेस लिया हो, ऐसा कोई हो सकता है पर्टिकुलर टेम्पररी 1-2 दिन के लिए किसी का शुगर राइज हुआ? अगर 1-2 दिन के लिए किसी का शुगर हाई होता भी है तो उससे HbA1c को इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता जी। वो पिछले 3 महीने का एवरेज दिखाता है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि HbA1c ज्यादा सटीक? हाँ, ज्यादा सटीक है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो हम अगर HbA1c हमारा 7 है, 7 से ऊपर है, या आइडली बाय द बुक्स जाएं तो 6.7 से ऊपर है, तो हम उनको डायबिटिक की रेंज में कैटेगराइज करते हैं उन पेशेंट्स को। और अगर 6.7 से नीचे है पेशेंट्स का HbA1c तो हम उनको प्री डायबिटिक बोलते हैं। 5.9 से नीचे है तो वो नॉन डायबिटिक रेंज होती है। तो 1-2 दिन के लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आउट ऑफ स्ट्रेस पेशेंट्स का 1-2 दिन का शुगर लेवल्स बढ़ सकता है। कोई बीमार है, रात में नहीं सोए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, आपने आउट ऑफ रेंज जाके कुछ जंक फूड खा लिया है, तो उससे भी 1-2 रीडिंग्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। बट आइडली अगर किसी को कैटेगराइज करना है कि प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, तो उसके लिए वी नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रीडिंग्स। तो डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं जब अगर पेशेंट आता है, कहता है या उसके रिपोर्ट्स में आते हैं कि वो प्री डायबिटिक है, तो ट्रीटमेंट लाइन क्या होती है? आप क्या सजेस्ट करते हैं? उनको सिर्फ मेडिसिन के साथ जाना चाहिए या कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं लाइफस्टाइल में, फूड में? देखिए, वो टोटली डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको मैं ये एडवाइस कर सकती हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें,
एंड वो बहुत ओबीज नहीं है, जिसका BMI 32 नहीं है, BMI इज बिटवीन 28 समथिंग लाइक दैट। तो हम ऐसे पेशेंट्स को पहले, मैं पर्सनली, दिस इज माय प्रैक्टिस, ये डिफर कर सकती है अलग अलग डॉक्टर्स की, कि वो बोलेंगे कि हाँ हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देना चाहिए, बट मी एज ए प्रैक्टिशनर मैं अपने पेशेंट्स को 1 महीने 2 महीने का टाइम देती हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, वो असेस करके कि मुझे लगता है ये मरीज कर सकता है। तो अगर वो मरीज कर सकता है तो उसमें उनको टाइमली ईटिंग हैबिट्स, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली एक्टिव रहना है, स्ट्रेस फ्री लेना है, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर वो पेशेंट अगले 1 महीने 2 महीने तक फॉलो करता है और उसके शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज आ जाते हैं, तो मैं एडवाइज नहीं करती कि पेशेंट शुड गो फॉर मेडिसिन एट अप फ्रंट। तो उसको अपनी लाइफस्टाइल उस हिसाब से सेटल करनी चाहिए। बट अगर पेशेंट ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है किसी भी रीजन से, कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है या कुछ नीज में इशू है, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, तो वो अपनी लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर सकते। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स में, या जिनका BMI बहुत हाई है, 32 प्लस है, ओबीज में, ओवर ओबीज में आते हैं, तो हम उन पेशेंट्स में बोलते हैं कि दे शुड नीड अ हेल्प ऑफ सम मेडिसिन्स, लाइक सम मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन बहुत ही कॉमन दवाई है जो डायबिटीज में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह से हम यूज करते हैं। मेटफॉर्मिन शुगर तो कम करती ही करती है, प्लस वेट रिडक्शन में भी हेल्प करती है जी। मरीज को वजन कम करने के लिए भी हेल्प करती है। तो ऐसे मरीजों में हम बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन में ही आप अपफ्रंट मेडिसिन का भी सपोर्ट दो, प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बोलो जितनी वो फॉलो कर सकते हैं। अगर एक 35 ईयर ओल्ड आके बोलता है कि हम प्री डायबिटिक हैं और आपने कुछ सजेशन किया कि आप अपनी ओबेसिटी कम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो एग्जैक्टली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप क्या देखते हैं, आदमी कितना सक्सेसफुल होता है खाने को कंट्रोल करने में, एक्सरसाइज करने में, या फिर कहीं ना कहीं वो दवाई की तरफ ही इंक्लाइन होता है एंड पे? अपफ्रंट मैंने जितना भी देखा है, मोस्टली पेशेंट्स ना दवाई नहीं खाना चाहते। वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं, आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दो या 2 महीने का टाइम दे दो। बहुत सारे मेरे मरीज हैं जो इस चीज़ को समझते भी हैं। 2-3 पेशेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो मेरे पास आए थे फास्टिंग 350 शुगर लेकर, बट अभी वो विदाउट मेडिसिन दे आर, वो अपने अच्छे से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही बिना दवाई के अपना शुगर लेवल्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स हैं, बट मोस्टली पहले अटेम्प्ट में कोई भी दवाई नहीं खाना चाहता। सब अपने आप को, डॉक्टर को भी बोलते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो। एंड मैं भी उस चीज़ को एनकरेज करती हूँ कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी चीज़ें सेटल डाउन कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और अगर वो नेचुरल वे से प्री डायबिटिक रेंज से नॉन डायबिटिक रेंज में आ जा रहे हैं, देन दैट इज़ अ गुड थिंग। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि कुछ कुछ चेंजेस करके अगर खान पान में चेंज किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ नियंत्रण कर सकते हैं इस चीज़ में। तो क्या आपको लगता है कोई अगर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, खान पान अच्छा कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी कर ली है, तो क्या उसे कभी डायबिटीज़ नहीं होगा? क्या ये चांस है? क्या एक प्री डायबिटिक पर्सन डायबिटीज़ को रोक सकता है परमानेंटली? डेफिनेटली बिल्कुल रोक सकता है, अगर वो अपने लाइफस्टाइल को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा। पर ये चीज़ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आप डायबिटिक बिकॉज ऑफ आपकी सिडेंटरी हैबिट की वजह से हैं। एक डायबिटीज़ होती है जो जेनेटिक फैक्टर भी है, जिसे टाइप 1 कहते हैं। हाँ, टाइप 1 इज डिफरेंट क्लास, वो एक अलग ही क्लास है, वो बच्चों में हो जाती है, कम एज में डायग्नोस होती है, कंजेनिटल डायबिटीज जिसे हाँ। कहते हैं। तो वो टाइप 1 डायबिटीज़, तो उसमें तो हमें ट्रीटमेंट देना ही देना है, उसमें हम बिना इलाज के नहीं रह सकते। बट टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कुछ फैमिलियल हिस्ट्री होती है कि घर में चलती आ रही है। तो ऐसे केसेस में बहुत लेट एज में अगर पेशेंट को, अगर एक मेरे पास 20 साल का लड़का आ रहा है जिसको प्री डायबिटिक है, और एक मेरे पास 60 साल के मेल आ रहे हैं जो जिनको डायबिटीज़ है, तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क है। 20 साल के लड़के को अगर मैं मेडिसिन पे शुरू कर दूं और उसको बोलूं कि आप दवाइयाँ खाओ, लाइफस्टाइल मॉडिफाई मत करो, तो वो एक, उसका जो 40 साल आगे जाकर जो उसको डायबिटीज़ होनी है, 40 साल बाद जो दवाई शुरू होनी है, जो मैंने 40 साल पहले ही शुरू कर दी,
तो साइकोलॉजिकली भी बहुत फ़र्क पड़ता है मरीजों में कि हम तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ देम कि मैं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ कि अगर आप इस चीज़ को डिले कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको कभी शायद ज़रूरत ना पड़े वो मेडिसिन खाने की, कि वो अपने आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपने स्ट्रेस लेवल को, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इतने अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं, एंड वो नॉन डायबिटिक रेंज में है, वो शायद कभी डायबिटीज़ आगे हो भी ना, कभी हो भी नहीं। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर आप अपने आप को स्ट्रिक्ट रखते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ये तो सिर्फ हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें, हमारी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हम दूर आ सकते हैं। ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और भी अलग अलग बीमारी हैं जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है। तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, इंस्टेड ऑफ मैं दवाइयाँ लिख दूं आपको और आप उससे अपनी शुगर कंट्रोल करें। तो क्या आप देखते हैं कि लाइफस्टाइल से ही आई थिंक लिंक्ड है ब्लड प्रेशर भी? तो क्या आपको ऐसा देखने में आया कि जो आदमी प्री डायबिटिक कंडीशन लेके आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस ब्लड प्रेशर भी साथ ही साथ, दोनों केसेस साथ में आ रहे हैं? क्योंकि कई बार लिंक होता सेम है, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। डायबिटीज़ भी हो रहा है और हाइपरटेंशन भी हो रहा है। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पहले डायबिटीज़ थी, अब ग्रेजुअली धीरे 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 करके आउट ऑफ स्ट्रेस या बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल रीजंस होते हैं, फिर वो हाइपरटेंशन डेवलप कर जाते हैं। तो ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन होते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को ज़्यादा खतरा होता है एज कम्पेयर टू अगर पेशेंट को सिर्फ डायबिटीज़ है या सिर्फ हाइपरटेंशन है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर एक 30s या 20s में किसी को डायग्नोस हो रहा है, सडनली उसका बहुत सर्ज शुगर आया, किसी को 135 140 शुगर फास्टिंग में आ रहा है, तो कई बार आई थिंक वो एक्सेप्ट नहीं करते हुए कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। और शायद बहुत सारे ये लोग भी बोलते हैं कि डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो, वो हमेशा आपको डॉक्टर बहुत दवाइयाँ खिलाते रहेंगे। तो आपका सजेशन ऐसे लोगों के लिए क्या होगा कि सडनली अगर आप कंफर्म है कि डायबिटिक रेंज में आ गए हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या आप सिर्फ चुपचाप से बैठे रहें घर पे, दवाई ना खाएं, लाइफस्टाइल चेंजेस बिना कंसल्टेशन में कर ले? कितना खतरा हो सकता है और आपका क्या सजेशन रहेगा ऐसे केस में? मेरा सजेशन ये है कि आप अपने आप को खुद ट्रीट ना करके टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। आपको अगर लगता है कि कोई एक डॉक्टर आपको सिर्फ दवाइयाँ ज़बरदस्ती दे रहा है, टेक एन ओपिनियन फ्रॉम अदर डॉक्टर्स। ऐसा नहीं होता कि हर डॉक्टर, देखिए किसी भी डॉक्टर का इंटेंशन सिर्फ एक ही होता है। इंटेंशन गलत नहीं होता किसी भी डॉक्टर का, वो हमेशा अपने मरीज को ठीक करना चाहता है। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। आपको अगर किसी डॉक्टर का तरीका नहीं समझ आ रहा तो आप किसी और डॉक्टर पे जाइए, तीसरे डॉक्टर पे जाइए, बट खुद पे रिस्क ना ले अपनी बॉडी के साथ। अपने आप को डॉक्टर ना करके गूगल से सर्च करके दवाइयाँ लेना और जड़ी बूटियाँ लेना या कुछ कुछ करना, सेल्फ ट्रीटमेंट करना, और फिर आप एंड अप आते हैं किसी ऐसी स्टेज पर जब आपकी आईज पे इम्पैक्ट आ गया है, किडनीज पे इम्पैक्ट आ गया है, आप उस स्टेज पे जाके डॉक्टर के पास मिलते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर उस चीज़ को इमिडिएटली रिवर्स कर दे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास चले जाएंगे और उसकी एडवाइस फॉलो करेंगे, तो अगर हम अर्ली उस चेक पॉइंट को चेक करके उस पर रिवर्सल कर सकते हैं, जितनी जल्दी हम एक्ट करेंगे उतनी जल्दी हम रिवर्सल स्टेज में आ सकते हैं। एक बार अगर कोई डैमेज परमानेंट हो गया तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज ए डॉक्टर हमारे लिए भी उस चीज़ को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये एलोपैथी की बात हुई, लेकिन हम लोग देखते कई बार एडवर्टीजमेंट बहुत आते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के। कोई कहता है कि करेला खा लो, कोई कहता है टमाटर खा लो या मेथी खा लो, या कोई आयुर्वेदिक दवा प्रिस्क्राइब करता है, कोई बोलता है कि एलोपैथी की दवा छोड़ दो, इससे स्टार्ट करो। इससे कितना खतरा आप देखते हैं कि जो सडनली कुछ लोग लाइक बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं डायबिटीज जब हो जाता है? देखिए, मैं पर्सनली मानती हूँ कि नेचुरोपैथी इज स्टिल ओके। मतलब वो सारी चीज़ें जो हम नॉर्मली खाने पीने के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे करेला, लौकी, मेथी, ये हम सारी चीज़ें खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर उस तक सीमित हैं तो ठीक है, पर आप जा रहे हैं जड़ी बूटियां या कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको भी नहीं पता, कि आपको इफेक्ट पता है पर साइड इफेक्ट नहीं पता। आपका शुगर लेवल कम हो रहा है पर वो आपका लिवर डैमेज कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली थोड़ा सा इससे हटकर एडवाइस देती हूँ कि डोंट गो ब्लाइंडली, या आप जा रहे हैं तो किसी ऑथेंटिकेटेड आयुर्वेदिक BAMS डॉक्टर के पास जाएं, स्टिल दैट इज ओके। आप किसी भी के पास जाकर ऐसे जड़ी बूटियां लेकर, टीवी में एडवर्टाइजमेंट लेकर
मैं किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर आप उस पैथी को ऑप्ट कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल से लें। करेक्ट, कोई क्वालिफाइड हाँ, किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से आप उसकी एडवाइस लें, ताकि वो आपको ये तो बता सके कि ये किस मात्रा में लेना है, कितना लेना है, इसको लेने के बाद क्या क्या चीजें आपको वॉच करनी है। क्योंकि हमें पता है हमारी जो दवाई है इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, तो अगर हम कोई दवाई पेशेंट को दे रहे हैं तो वी वॉच के इसमें ये हमें ये स्क्रीनिंग करनी है कि लिवर फंक्शंस कैसे हैं, किडनी फंक्शंस कैसे हैं, या यूरिन में शुगर्स तो नहीं आ रही है। बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग दवाइयों के अलग अलग होते हैं। तो अगर आप और पैथीज में जा रहे हैं तो टेक ए प्रोफेशनल हेल्प, नॉट टेक के आपने गूगल पे सर्च कर लिया, किसी पड़ोसी ने बता दिया, किसी कोई इस्तेमाल कर रहा है उसको देखकर आपने ले लिया। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत कॉमन चीज़ है कि लोगों को लगता है कि अगर वो प्री डायबिटिक हैं तो शुगर छोड़ देते हैं। चलिए हम चाय पीते हैं, चाय में चीनी डाला करते थे, अब चाय बिना चीनी के पीते हैं। तो एक्सटर्नल शुगर टोटली अगर हम एब्सेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या ये सिर्फ इतना चलेगा या इससे बियॉन्ड भी बहुत कुछ करने की नहीं, जरूरत है? सिर्फ इससे नहीं काम चलेगा, बट ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। शुगर कट डाउन अगर आप अपने डाइट में कर लेते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट, बट सिर्फ इतना होना ही सफिशिएंट नहीं होता। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपको और भी फैक्टर्स को अपना स्क्रीन करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, लाइफ से स्ट्रेस कम करना है, स्लीप प्रॉपर लेनी है, और जो आप खाना खा रहे हैं उस पर वॉच रखना है। खाना क्या खा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और कब खा रहे हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जरा इस पे प्रकाश डालिए खाने की टाइमिंग को लेके। देखिए, मेरे हिसाब से आप अगर बहुत प्रोलॉन्ग 2 मील्स के बीच में अगर डाइट में गैप रखेंगे, तो जब भी कोई भी प्री डायबिटिक या डायबिटिक पेशेंट 6 से 8 घंटे के बाद खाना खा रहा है तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी, वो ज़्यादा खाना खाएगा। तो उस मील के बाद उसका जो शुगर होगा वो एकदम से स्पाइक करेगा, जो उसके पूरे दिन का एवरेज बिगाड़ देगा। तो इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत लंबे समय पे ज़्यादा खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, ताकि वो खाना भी एब्जॉर्ब हो जाए, आपका शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहे, आप जितना खा रहे हैं उतना वो डाइजेस्ट होता जाए पैरेलली। तो मैं अपने पेशेंट को यही एडवाइस देती हूँ कि हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा बार बार खाना है। ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद कुछ एक मिड मील ले ली, फिर लंच कर लिया, फिर एक मिड मील ले ली, देन डिनर कर लिया। लेट नाइट मील्स इज ऑल्सो उतनी ही खतरनाक होती हैं। आप हेल्दी खा रहे हो पर रात में 11 बजे खा रहे हो, वो भी आपकी शुगर को इम्पैक्ट करेगा। आपकी बॉडी को मेटाबोलाइज करने का, उसको डाइजेस्ट करने का समय ही नहीं मिलेगा, तो आपका शुगर लेवल्स बढ़ा रहेगा। आप सुबह अपना शुगर जब चेक करेंगे तो वो अपने आप शुगर बढ़ा हुआ आएगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि रात में 8 साढ़े 8 बजे तक अपना लास्ट मील ले लें। तो आपने एक अदर एस्पेक्ट पे फोकस किया कि एक्सरसाइज। तो एग्जैक्टली अगर एक आदमी अच्छा फूड ले रहा है और एक्सरसाइज भी बढ़ा दी, पर डे एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, तो इस ऐसे एक्सरसाइज करने वाले के बॉडी में एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, कैसे वो शुगर से फाइट करता है, एग्जैक्टली कैसे एक्सरसाइज करने से बॉडी शुगर लेवल्स अच्छे रहते हैं? ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो जब हम बेसिकली हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारे सेल्स को चाहिए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो जब ग्लूकोज हमारी बॉडी जब वर्क ज़्यादा करती है, हमारी बॉडी में सेल्स ज़्यादा जब वर्क करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो हमारे सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उनको एक्टिव रखने के लिए, और वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं हमारे ब्लड से। ब्लड में जो एनर्जी सेल्स सर्कुलेट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब वो ग्लूकोज यूज हो जाता है हमारे सेल्स में, जब हम एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जितनी भी कैलोरीज हैं वो सारी हमारी कैलोरीज यूटिलाइज हो जाती हैं। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हमारा इंटेक है, उससे सारा कैलोरी यूटिलाइज हो गया। तो जब वो कैलोरी यूटिलाइज हो गया तो हमारी बॉडी में एक्सेस कैलोरी नहीं बचा, एक्सेस कैलोरी नहीं बचा तो एक्स्ट्रा शुगर नहीं बचा, एक्स्ट्रा शुगर नहीं बचा तो हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया। सो अगर हम और पैरेलली हम इंटेक भी ठीक कर रहे हैं, हम इंटेक भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है प्रॉपर, हमारे जो पर डे का कैलोरी इंटेक है उस हिसाब से हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो वो बैलेंस अगर बना रहेगा तो डेफिनेटली एक नॉर्मल इंडिविजुअल हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा एंड डिजीज फ्री रहेगा।
अच्छा, हम बहुत सारे ऐसे क्लेम्स ऑनलाइन या दीवारों पे कभी लिखा रहता है, किसी क्लिनिक के सामने लिखा रहता है कि डायबिटी को रिवर्स किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है डायबिटीज, एक बार अगर किसी को डायबिटीज हो गया, उसको रिवर्स किया जा सकता है, और क्यों हमें इसीलिए प्री डायबिटिक कंडीशन को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है? देखिए, प्री डायबिटिक कंडीशन, अगर जो लोग ये मानते हैं कि प्री डायबिटिक कंडीशन इज अ नॉट नॉट अ सीरियस थिंग, तो ये गलत चीज़ है। हम्म, प्री डायबिटिक कंडीशन एक वो कंडीशन है कि हमारी बॉडी एक अलार्म दे रही है कि अब रुक जाओ। हम्म, दिस इज अ रेंज। आप अगर उस पर जितनी जल्दी एक्ट कर सकते हैं उतनी जल्दी वो रिवर्स हो सकती है और उतनी जल्दी हम हेल्दी रह सकते हैं। पर अगर आप उस अलार्म पर नहीं रुके, हम्म, देन आप एंड अप करोगे एक डायबिटिक पेशेंट में कन्वर्ट होने में। तो अगर जो लोग ये क्लेम करते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, डायबिटीज़ हट सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली आपको, आप इस स्टेट में आ सकते हो कि आप विदाउट मेडिसिन सपोर्ट, हम्म, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर कर आप ऐसी स्टेट में रह सकते हो कि आपको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम्म, ये एक स्टेट आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। डायबिटिक पेशेंट में भी आ सकती है, प्री डायबिटिक पेशेंट्स में भी आ सकती है। पर अगर हम इस स्टेट को ये बोलेंगे डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, अगर आप इसको क्लासीफाई कर रहे हो रिवर्सल में, देन इट इज़ ओके। पर अगर आप ये बोल रहे हो कि वो पेशेंट बिंज ईटिंग करे, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, शुगर्स ले रहा है या अनहेल्दी खाना खा रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेगा, हम्म, तो डायबिटिक पेशेंट में ये पॉसिबल नहीं है। हम्म, तो दिस इज, इसको हम रिवर्सल ऑफ डायबिटीज नहीं बोलते हैं। कंट्रोलिंग डायबिटीज एक स्टेटमेंट हो सकता है इन अ गुड वे, जो आपको दवाइयों का सपोर्ट नहीं चाहिए। सो ये मेरे हिसाब तो से दिस ये इज अ राइट वे। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इवन अगर एक पर्सन डायबिटिक है, उसको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, अगर हर चीज अच्छे से कंट्रोल किया जा बिल्कुल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं और बिना दवाइयों के बहुत अच्छे से अपना ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन कर रहे हैं। हम्म, तो ऐसी एक स्टेट बिल्कुल आ सकती है। आपको अपनी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, उन सब पे अगर हम फोकस करेंगे तो एक स्टेट है ऐसी कि आप बिना मेडिकल सपोर्ट के सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेहनत कंट्रोल करनी पड़ेगी करेंगे। पेशेंट को हाँ, थोड़ा। डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या प्री डायबिटिक पर्सन को कभी दवाइयों की जरूरत पड़ती है? हाँ, अच्छा। पड़ती है। कभी कोई पेशेंट ऐसा आया जो जिसका फैट फैट कंटेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा है, मोबिलिटी कम है, फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है, तो उन पेशेंट्स में हम दवाइयों को भी प्रेफर करते हैं अपफ्रंट, ताकि वो प्री डायबिटिक रेंज तक ही रुके रहें, वो डायबिटिक में ना जाएं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कुछ कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें प्री डायबिटिक रेंज में भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। प्री डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल, ये सब का कुछ लिंकेज आप देखते हैं? लिपिड प्रोफाइल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में फैट लेवल्स को इंडिकेट करते हैं, हम्म, जो कि अनहेल्दी है हमारे लिवर के लिए, लिवर के मेटाबॉलिज्म के लिए एंड हमारे और ऑर्गन्स के फंक्शनैलिटी के लिए। हमारे जब सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करेंगे तो ही हमारी बॉडी में इंसुलिन बेसिकली पैनक्रियाज से रिलीज होता है। हम्म, तो जब वो पैनक्रियाज अच्छे से फंक्शन करेगा, लिवर हमारा प्रॉपरली मेटाबोलाइज करके शुगर में कन्वर्ट करेगा, तो जब ये सारे किडनीज हमारी सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगी, तो जब ये सारे ऑर्गन्स हमारे अच्छे से फंक्शन करेंगे तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। जब कोई भी ऑर्गन हमारा इस इश्यूज में अगर अनहेल्दी है और अपने फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो वो एंड अप करेगा हमारी बॉडी को डिजीज्ड बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए। हम्म, तो लिपिड प्रोफाइल इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हमारे हार्ट को इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज कर देते हैं। बेसिकली ब्लड की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो ये डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं ये प्री फैक्टर्स हैं जो एंड अप कर सकते हैं एक पेशेंट को डायबिटिक बनाने में। अच्छा, ड्रिंकिंग और शुगर लेवल से क्या रिश्ता है, क्या लिंकेजेस हैं? जो लोग ड्रिंक करते हैं रेगुलर, लगभग हर वीक में या मंथ में एक बार, और जो प्री डायबिटिक हैं, डायबिटीज होने से क्या खतरा उनको बढ़ जाता है, क्या लिंकेज? देखिए, ड्रिंकिंग अगर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हो तो वो इतना
एक्यूटली इफेक्ट नहीं करती, बट जो बिंज ड्रिंकिंग होती है, लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रिंक कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारे लिवर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लिवर की फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो हमारा लिवर का काम है वो सारा खराब हो रहा है, फैटी लिवर में चेंज हो रहा है, किडनीज पे इम्पैक्ट डाल रहा है ड्रिंकिंग करना। तो ये सारे फैक्टर्स इनडायरेक्ट वे में हमें डायबिटिक की तरफ ले जा रहे हैं उसको, और हमारी बॉडी में फैट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बेली फैट बढ़ जाता है लोगों का, क्योंकि वो कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स एड ऑन फैक्टर हैं, एक प्रिमिटिव फैक्टर हैं जो हमें डायबिटीज़ की तरफ ले जाते हैं। तो डेफिनेटली ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है प्री डायबिटिक पेशेंट्स एंड डायबिटिक पेशेंट्स में। एंड जब हम डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो ऑलरेडी उनकी किडनीज, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो इम्पैक्ट होने लगते हैं जब बहुत प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है। किडनीज है, लिवर है, आईज हैं, और हम अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं तो ये भी उनको एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, टॉक्सिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब डैमेज हमारी शुगर को और बढ़ावा देता है और पेशेंट और वर्स कंडीशन में लैंड अप करता है। अच्छा, प्री डायबिटिक को यूजुअली तो हम लोग ब्लड टेस्ट के थ्रू जानते हैं, लेकिन अगर कोई टेस्ट नहीं करा रहा तो क्या कोई सिम्टम्स दिखता है, क्लिनिकल सिम्टम्स है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये प्री डायबिटिक पर्सन है? प्री डायबिटिक पर्सन में यूजुअली बहुत प्रोमिनेंट ऐसे डायबिटीज़ के सिम्टम्स नहीं होते, बट बहुत इनिशियल सिम्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे पेशेंट थकान फील कर रहा है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, या उसको ऐसा लग रहा है कि बस पूरे दिन सोते ही रहना है, किसी में काम नहीं करने का मन कर रहा है। सो बेसिकली एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये एक सबसे इनिशियल सिम्टम होता है, हम जिसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ऐसा पेशेंट फील कर रहा है तो वी शुड गो कि हमें टेस्टिंग करानी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, चैट जीपीटी और गूगल आपका कितना बड़ा दुश्मन, कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है अभी? कितनी प्रॉब्लम होती है जब लोग बहुत ज्यादा गूगल, बहुत ज्यादा चैट जीपीटी करके आते हैं? देखिए, चैट जीपीटी एक अलग सिनेरियो है, गूगल एक अलग है। चैट जीपीटी स्टिल मैं समझती हूँ कि थोड़ा साइंटिफिक है। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि मतलब मेजरली वो गलत नहीं बोल रहा है। मतलब उसके सोर्सेज कहीं ना कहीं बेटर साइंटिफिक होते हैं। हाँ, उनके चैट जीपीटी के सोर्सेज आर गुड, बट गूगल तो इट्स लाइक रैंडम। हाँ, मतलब आप कुछ भी डाल रहे हो, लोग गलत चीजें भी डाल रहे हैं, तो वो उसको कोलैबोरेटिवली इंटरप्रेट करके, अब वो इंटरप्रेट कितना सही कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, कितने मिथ्स को, यानी कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर हो गया या फिर कोई क्वैक्स हो गए, अलग अलग गलत जानकारी दे रहे हैं, 10 गलत जानकारी लेके कहीं ना कहीं गूगल सर्च इंजन से प्रमोट, हाँ, सर्च इंजन से वो गलत चीजें ऊपर आ जाती हैं और पेशेंट उन पे फोकस करते हैं और उनको लगता है कि ये ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, कि ऐसा नहीं होता है, और जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में शुगर नहीं खानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। तो जब आप उनको शुगर नहीं दोगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उनको कैलोरी नहीं मिलेगी, तो वो वैसे ही वीक हैं, उनको वैसे ही कैलोरी डेफिसिट है और आप कैलोरी दे भी नहीं रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि शुगर को लेके और प्री डायबिटिक को लेके क्या कॉमन मिथ्स आपने क्या क्या देखे? शुगर को लेके लोगों में मिथ होता है कि एक बार अगर दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी, वो कभी बंद नहीं हो सकती। बंद हो सकती है, बिल्कुल, हमने इस पे बहुत डिस्कस भी करा है। इंसुलिन कभी नहीं लगवाते, इंसुलिन के लिए लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आपका शुगर हाई है और आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, आपके हार्ट को, लिवर को, किडनी को, और वो डैमेज आप अगर इंसुलिन लेके रिवर्स कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं तो वो एक बेटर ऑप्शन है। पर पेशेंट वो चीज़ नहीं समझते, उनको ये लगता है कि इंसुलिन दे रहे हैं तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई है, और एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो कभी रिवर्स नहीं हो सकता, कभी इंसुलिन बंद नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। हम कई बार जब पेशेंट हमारे पास अपफ्रंट बहुत हाई शुगर लेकर आता है तो उसको अक्यूटली कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो डैमेज ना करे, हम इंसुलिन देते हैं। जब पेशेंट शुगर कंट्रोल कर लेता है तो हम उनको वापस से ओरल दवाइयों पर शिफ्ट करके इंसुलिन विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन मिथ्स हैं जो लोगों को लगता है कि एक बार कुछ शुरू हो गया तो बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर नेहा फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड टॉकिंग इन डिटेल इन ऑल द एस्पेक्ट्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।